हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड योर प्रिपरेशन मस्ट बी गोइंग वेल. टुडे वी आर बैक विद द करंट अफेयर सीरीज ऑफ सेंटर फॉर एम्बिशन इंडिया दिस वीक. और आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम कुछ ऐसे आर्टिकल्स देखने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. प्लस आज के न्यूज़पेपर में डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड भी एक एडिटोरियल है जिसका भी हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम. सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, सो द टॉपिक्स ऑफ द डे. सब पहला आर्टिकल है इंडिया एंड द ईयू. ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईयू इंडिया टॉक्स होने वाले हैं. ईयू इंडिया समिट होने वाली है. यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो रिपब्लिक डे पर एज अ चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं और 27 को ईयू इंडिया समिट भी होने वाली है, जहां पर ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है. राइट टू डिग्निटी, ये आशा वर्कर्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है. आशा वर्कर्स से रिलेटेड. देन डीलिमिटेशन कमीशन 2027 के बाद बन सकता है, एज यू नो. जैसा कि हमने कल के न्यूज़पेपर में देखा था, सेंसस होने वाला है. अब सेंसस के बाद अगला जो मेजर स्टेप जो कंट्री में होगा वो होगा डीलिमिटेशन कमीशन. ठीक है, डीलिमिटेशन एक्ट बनना, क्योंकि डीलिमिटेशन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा है वो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई है. इसके बाद ग्रंथ कुटीर. ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है जो कि राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट करी गई है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम की तरफ से. ओके, इसके बाद गुबरनेटोरियल. दिस इज इंटरेस्टिंग आर्टिकल और ये कंटिन्यूएशन है में है येस्टरडे के आर्टिकल से. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज डीलिमिटेशन कमीशन. ओके, डीलिमिटेशन. डीलिमिटेशन कमीशन का आर्टिकल है, जैसा हेडलाइन सबसे पहले हम देखेंगे, डीलिमिटेशन आफ्टर 2027. ओके, डीलिमिटेशन हो सकता है आफ्टर 2027, रीड्रॉइंग पावर इन इंडिया. जैसा कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई कंट्री है. ठीक है, इस कंट्री में इलेक्शन के लिए क्या किया जाता है, पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के बेसिस पर. कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने लोग होंगे. ठीक है, दिस इज बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की बेसिस पर होता है. इसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है. क्या किया जाता है? डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट, जो कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करती है इन द रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशन. ठीक है, सीट्स को डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है डीलिमिटेशन. ठीक है, उसके लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है. इंडिया में अभी तक 4 डीलिमिटेशन कमीशन बैठ चुके हैं और अब ये डीलिमिटेशन कमीशन अगर होगा, then this is going to be the fifth delimitation commission. ठीक है, यहां पर ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी हैं, उनके द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है. ठीक है, और यहां पे हम पहले स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या दिया है. एवरी डेमोक्रेसी मस्ट पीरियोडिकली रीड्रॉ इट्स इलेक्टोरल बाउंड्रीज एज द पॉपुलेशन चेंजेस. जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होती है, ठीक है, समय के साथ, जैसे 10 साल बाद पॉपुलेशन चेंज हुई, उस पॉपुलेशन चेंज होने के साथ साथ हर गणतंत्र में, हर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो सीट्स की बाउंड्रीज होती हैं उन्हें रीड्रॉ करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि हम इफेक्टिवली लोगों की आवाज रिप्रेजेंट कर सकें पार्लियामेंट में. ये ऑब्जेक्टिव है डीलिमिटेशन कमीशन का, जो कि इंडिया करता है. ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन, जिसमें इंडिया में जिस चीज का नाम है डीलिमिटेशन कमीशन. सेंसस 2027 होने जा रहा है और उसके बाद देर आर वेरी मच चांसेस कि यहां पर डीलिमिटेशन कमीशन हो जाएगा. ठीक है, तो इस एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं. लेट्स एनालाइज कि क्या लिखा है इस एडिटोरियल में. ठीक है, सबसे पहले डीलिमिटेशन. डीलिमिटेशन को बोलते हैं परिसीमन.
क्या बोला जाता है? परिसीमन। जब हम परिसीमन करते हैं किसी चीज का मतलब बाउंड्री सेट करना, सीट्स को डिवाइड करने के लिए बाउंड्री सेट करना। अभी जो परिसीमन कमीशन बैठेगा, परिसीमन आयोग जो है, डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कि किस तरह से लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर किस तरह से डिवाइड होनी चाहिए। तो डिलिमिटेशन की अगर यहाँ पर बात करी जाए, इस एडिटोरियल में कहा गया है, it is a map to reflect the population change. Map to reflect the population change. ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम पॉपुलेशन किस तरह से चेंज हो रही है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टेट्स की अगर हम बात करें, एक तरफ है उत्तर प्रदेश और एक तरफ है सिक्किम। अब यहां पर पॉपुलेशन की बेसिस पर लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीट्स ज्यादा होंगी और सिक्किम की सीट्स कम होंगी। उत्तर प्रदेश विल हैव मोर सीट्स, हायर नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, व्हाइल सिक्किम विल हैव द लोअर नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। अब यहां पर पॉपुलेशन के बेसिस पर यह चीज होती है। ठीक है, अब क्या होगा, सिक्किम क्या अपना सकता है? सिक्किम यहां पर एक स्ट्रेटेजी अपना सकता है कि भाई हमें लोकसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, तो हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी जो लोकसभा की सीट्स हैं वो बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, इस तरह से डिलिमिटेशन बताता है। या सपोज 10 साल हो गए, ठीक है, नाउ हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, यूपी था एक तरफ और एक तरफ लेट्स से केरला। यहां की पॉपुलेशन ज्यादा थी, यहां की पॉपुलेशन कम थी, तो इस हिसाब से इनको अलॉट की गई लोकसभा की सीट्स, लोकसभा में सीट्स अलॉट की गई। लेकिन 20 साल बाद, 10 साल बाद क्या होता है, यहाँ की भी पॉपुलेशन चेंज होगी, कुछ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है, यहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, घट सकती है, तो हमें लोकसभा में जो सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज करना पड़ता है। यही होता है डिलिमिटेशन कमीशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज होती है वैसे वैसे हमें जो सीट्स हैं लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उन्हें भी चेंज करना होता है। तो ये एक डिलिमिटेशन क्या है, पॉपुलेशन किस तरह से चेंज हो रही है, जनसंख्या जैसे चेंज हो रही है, उस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका कहलाता है डिलिमिटेशन। ठीक है, इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। ठीक है, यहां से इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, डिलिमिटेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? What are the key objectives? It is seats distribution in the Lok Sabha. सबसे पहले सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन लोकसभा कि कितने, कौन सा स्टेट की कितनी सीटें होंगी लोकसभा में। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें होंगी, सिक्किम की 2 सीटें होंगी। इस तरह से डिसाइड करना, ये काम होता है सीट डिस्ट्रीब्यूशन लोकसभा में। ये ऑब्जेक्टिव होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। ठीक है, नंबर्स याद नहीं करने हैं हमें। बेसिकली जब ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा तब कुछ मेन स्टेट्स की हमें, और विशेष रूप से अपने स्टेट की, जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट की सीट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश की 80 सीटें होती हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे इंश्योर किया जाता है, कुछ चीजें इंश्योर करी जाती हैं कि रीजनल बैलेंस बना रहे, रीजनल बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो जैसा अभी प्रेजेंट में हो रहा है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में ज्यादा है, साउथ इंडियन स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन कम है तो उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में कम है। ठीक है, तो हमें रीजनल बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए लोग यहाँ पे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की एक स्टेट जो है उसकी ज्यादा सीट्स हैं और एक ऐसी स्टेट है जिसकी बहुत कम सीटें हैं क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो हमें रीजनल बैलेंस भी बनाकर रखना है क्योंकि इंडिया में बहुत रीजनल डाइवर्सिटी है, उसका बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेयरनेस हो, ठीक है, इक्वालिटी हो स्टेट्स के बीच में, ताकि वॉइस ऑफ द पीपल, हमारा जो संविधान है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो लोग हैं अल्टीमेटली उनकी फेयरनेस, उनकी रिप्रेजेंटेशन यहां पर मैटर करती है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये डिटरमाइन करती है फेडरलिज्म को, फेडरलिज्म। ठीक है,
कि स्टेट्स की जो पावर है वो इक्वली डिवाइड हो, ठीक है, इस तरह की बात यहां पर करी जाती है। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के। होप आपको ऑब्जेक्टिव्स समझ में आए हो, ठीक है। अब हुआ क्या यहां पर, हुआ ये कि इंटरस्टेट इंटरस्टेट जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स रिमेन्ड अनचेंज्ड। इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन of Lok Sabha seats remain unchanged, ठीक है, remain unchanged since 1976। 1976 में क्या हुआ, यहां से इस वक्त से लेकर अभी तक जो लोकसभा की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस स्टेट की सीट कितनी होंगी लोकसभा में, वो अनचेंज्ड है, मतलब वो फ्रीज कर दिया गया था यहां पर, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझेंगे आप इस चीज को, 1976 में सपोज यहां पर बिहार है, इसकी सीट्स कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, XYZ नंबर की सीट्स हैं, और दूसरी तरफ ओडिशा है, इसकी ABC इतनी सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिक्स रही हैं 1976 से, उसके बाद चेंज नहीं हुई हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज आपको समझनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा, और ये जो चेंज नहीं किया गया था, ठीक है, ये जो फ्रीज करा गया था, यहां से फ्रीजिंग ऑफ सीट्स बोलते हैं इसे, फ्रीजिंग ऑफ सीट्स, सीट्स को फ्रीज कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, ताकि हम पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स ले सकें, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव था इसका, वो ऑब्जेक्टिव था कि स्टेट्स को पॉपुलेशन ग्रोथ के मेजर्स लेने की सजा ना मिले, ठीक है, सो दैट स्टेट्स should not be penalized for population control measures, ठीक है। क्यों किया गया था भाई 1976 में, जो सीट्स जितनी जिस स्टेट को सीट्स मिल गई थी लोकसभा में, वो फ्रीज कर दी गई थी कि भाई इतनी ही सीट्स रहेंगी, ठीक है, 2026 तक। ऐसा क्यों किया गया था, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल को रोका जा सके, ऐसा ना हो स्टेट्स के बीच में होड़ मच गई कि हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं, हमारी लोकसभा में सीट्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन को रोकने के लिए, और स्टेट्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, फॉर एग्जाम्पल केरला एक ऐसा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, ठीक है, तो वहां के लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लेंगे। एजुकेशन जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, ये हम सभी ने देखा है, इट इज एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट। अब जितनी सपोज केरला की जो पॉपुलेशन है वो कम है, लेकिन अगर हम क्या करें, पॉपुलेशन की बेसिस पर डिलिमिटेशन बार बार हो, तो क्या होगा, केरला की वॉइस कहीं ना कहीं दबने लगेगी, क्योंकि केरला की जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो कम हो जाएगी, लोकसभा की सीट्स कम हो जाएंगी लोकसभा की। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, केरला में एजुकेशन लिटरेसी रेट ज्यादा है, यहां पर पॉपुलेशन कम हुई। उत्तर प्रदेश में उतनी लिटरेसी रेट नहीं है, यहां की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब क्या हुआ, ये जो स्टेट है केरला का स्टेट, इसे एक सजा मिलने से रोकने के लिए, इसे एक सजा मिल सकती है कि इसकी जो लोकसभा में सीट्स हैं वो कम हो जाएं और उत्तर प्रदेश की सीट्स बढ़ जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है। इस चीज को रोकने के लिए, ताकि केरला जैसे जो स्टेट्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन स्टेट्स को किसी तरह की कोई सजा ना मिले गुड गवर्नेंस करने की, इसलिए इन सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था 1976 में, कि जो सीट्स मिल चुकी हैं जिस स्टेट को, वो उतनी ही सीट्स रहेंगी, भले ही आपकी पॉपुलेशन बढ़े या घटे, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से हुई। इसके बाद क्या हुआ, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। क्या हुआ भाई, एक संवैधानिक संशोधन हुआ 2001 में, 2001 की बात थी, और संवैधानिक संशोधन हुआ। यहां पर बात करी गई कि ये जो है
रीडिस्ट्रीब्यूशन वुड रिमेन सस्पेंडेड अंटिल द फर्स्ट सेंसर आफ्टर 2026। बेसिकली यहां पर बात करी गई कि 2026 तक सीट्स को फ्रीज किया जाएगा। ठीक है, रीड मतलब डिलिमिटेशन यहां नहीं होगा, ऐसी बात करी गई। जस्ट लेट मी करेक्ट इट। 2026 तक सीट्स को फ्रीज कर दिया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। ठीक है, 2001 2002 के आसपास, 2001 में ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब यहाँ पर बात पहले जो चीज़ करी गई थी कि 1976 के बेसिस से सीट्स फ्रीज रहेंगी, इसे बढ़ा दिया गया 2026 तक कि भाई 2026 तक डिलिमिटेशन कमीशन नहीं होगा। इसके बाद जो सेंसस होगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बैठेगा। ठीक है, और तब हम रीड्रॉ करेंगे बाउंड्रीज को। ठीक है, जो अभी लास्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था, लेटेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन की अगर हम बात करें, जो लेटेस्ट परिसीमन हुआ है वो हुआ है हमारा 2002 में। ठीक है, लेटेस्ट परिसीमन कब हुआ था? 2002 में हुआ था, और यहां पर सिर्फ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रॉ करी गई थी। रीड्रॉवल ऑफ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली। ठीक है, स्टेट के अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको ऑल्टर किया गया था, उनको चेंज किया गया था, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज किया गया था। यहां पर स्टेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसे चेंज नहीं किया गया था। विदाउट री एलोकेटिंग सीट्स अमंग स्टेट्स, विदाउट री एलोकेटिंग सीट्स अमंग स्टेट्स। ठीक है, लेटेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में हुआ। ठीक है, उससे पहले ये चीज डिसाइड हो गई थी कि हम क्या करेंगे भाई, 1976 में जो डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग जो सीट्स डिवाइडेड थी लोकसभा में वो वैसी ही रहेंगी। लेकिन इसके बाद भी डिलिमिटेशन कमीशन हुआ 2002 में, लेकिन उस डिलिमिटेशन कमीशन में क्या हुआ, सिर्फ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हुई, स्टेट के अंदर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज किया गया। यहां पर लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको चेंज नहीं किया गया, रीएलोकेट नहीं किया गया सीट्स को इन दी लोकसभा। ठीक है, वो चेंज नहीं किया गया। ये चीज आप याद रखेंगे, प्लीज मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। इंटरनल सिर्फ रीड्रॉवल हुआ था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन की बात करी जा रही है, नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन, कि अगला डिलिमिटेशन कमीशन जो है अब सेंसस के बाद हो सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रीड्रॉ कर सकते हैं बाउंड्री सीट्स के रीड्रॉवल को ऑफ द लोकसभा। ठीक है, यहां पर हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रीएलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी लोकसभा। लोकसभा में अब सीट्स की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सकता है अमंग स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स में डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का वो हो सकता है इन द नेक्स्ट अपकमिंग डिलिमिटेशन। ठीक है, और इसके साथ क्या हो सकता है, यहां पर जो 33% रिजर्वेशन है सीट्स फॉर वुमेन, उसे भी यहां पर कंसिडर किया जा सकता है। ऑल्सो कंसिडर 33% रिजर्वेशन फॉर women among सीट एलोकेशन। यहां पर सीट्स की एलोकेशन में अब 33% जो रिजर्वेशन वुमेन का है उसको भी ध्यान में रखते हुए सीट्स को रीएलोकेट किया जाएगा यहां पर। ठीक है, क्या होगा, अब जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन है उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अब एलोकेट किया जाएगा सीट्स को। जो लोकसभा नई संसद भवन भी बन चुका है, नया संसद भवन बन चुका है जिसमें कैपेसिटी भी ज्यादा है मेंबर्स के बैठने की, तो वहां पर क्या हो सकता है,
दोबारा से बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जा सकता है और दोबारा से बाउंड्रीज को रीड्रॉ करके हर स्टेट की अब सीट बढ़ सकती हैं। ठीक है, जैसा कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश की सीट्स बढ़ जाएंगी, केरला की सीट्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, वहां से रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ ये जो 33% विमेन रिजर्वेशन है इसको भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा इस आने वाले डिलिमिटेशन कमीशन में, जो कि अब सेंसस के बाद हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पिछली जो बाउंड्रीज ड्रॉ हुई थी और आज की जो बाउंड्रीज, अब जो बाउंड्रीज ड्रॉ होंगी उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो जब ये बाउंड्रीज ड्रॉ हुई थी लगभग 1970s में, ठीक है 1971 के आसपास। ठीक है, जब सेंसस हुआ था उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठा। अब यहां पर क्या था, फर्टिलिटी रेट जो थी, फर्टिलिटी रेट्स, जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, अक्रॉस स्टेट्स, हर स्टेट की जो जन्म दर और मृत्यु दर थी, फर्टिलिटी रेट्स थी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। ऑलमोस्ट क्या थी, सिमिलर थी भाई। फर्टिलिटी रेट जितनी तमिलनाडु की थी उतनी ही उत्तर प्रदेश की थी, उतनी ही जम्मू कश्मीर की थी, उतनी ही असम की थी, उतनी ही गुजरात की थी। ऑलमोस्ट सिमिलर, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें, ठीक है, करंट सिनेरियो आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ऐसा नहीं है। ठीक है, आज की डेट में जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं अमंग स्टेट्स। ठीक है, फर्टिलिटी रेट्स आर डिफरेंट अमंग स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। किसी स्टेट में फर्टिलिटी ज्यादा है, किसी स्टेट में फर्टिलिटी कम है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं उन्होंने, ठीक है, सदर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल। सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें, इन स्टेट्स ने क्या किया, इन स्टेट्स ने एजुकेशन पर ध्यान दिया, ठीक है, लोगों को पढ़ाया लिखाया। इसके बाद यहां पर हेल्थ पर ध्यान दिया गया, लोगों की हेल्थ पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि भाई हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर और विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बहुत सारा काम किया गया, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम किया गया वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में। जो दक्षिणी भाग है और जो वेस्टर्न भाग है वहां पर क्या हुआ हमने देखा, एजुकेशन में सरकार ने बहुत इन्वेस्ट किया, हेल्थ में इन्वेस्ट किया, नारी सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुई, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इन स्टेट्स की पॉपुलेशन क्या रही, पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रही। यहां पर पॉपुलेशन रिमेन अंडर कंट्रोल। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर दूसरे स्टेट्स, फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार, ठीक है, यूपी और बिहार की बात करें, यहां पर पॉपुलेशन ग्रो हुई रैपिडली, पॉपुलेशन ग्रू रैपिडली। ठीक है, क्योंकि यहां पर उस जितना सदर्न स्टेट्स में शिक्षा पर, हेल्थ पर और विमेन एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया गया, उतना ध्यान यहां पर नहीं दिया गया, साइटिंग द फैक्ट कि यहां पर इलिटरेसी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई और जो सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन है वो अंडर कंट्रोल है। ठीक है, अब क्या होगा इसकी वजह से, नाउ व्हाट विल हैपन, थिंक, अगर सीट्स जो हैं, सीट्स का एलोकेशन, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग स्टेट्स, स्टेट्स के बीच में इज बेस्ड ओनली ऑन पॉपुलेशन, अगर सिर्फ जनसंख्या के बेसिस पर सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो क्या होगा भाई, आने वाला जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसमें क्या होगा, जो सदर्न स्टेट्स हैं इनकी सीट्स जो हैं कम हो जाएंगी और जो नदर्न स्टेट्स हैं सॉरी, हाँ, इनकी सीट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी।
डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाएगी सदर्न उन स्टेट्स में जिनमें लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल को मेंटेन करके रखा, और इन स्टेट्स में जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहां से क्या होगा, एक इम्बैलेंस बन सकता है। इसी को इन्होंने नाम दिया है मॉरल पैराडॉक्स। क्या कहा है इसे? मॉरल पैराडॉक्स, कि भाई ये एक मॉरल पैराडॉक्स, कि एक मॉरल बेसिस पर एक क्वेश्चन है कि क्या गुड गवर्नेंस करने वाली स्टेट्स को हम पनिश करेंगे, ठीक है। यहां एक क्वेश्चन उठता है, शुड द स्टेट्स बी पनिश्ड फॉर गुड गवर्नेंस, कि गुड गवर्नेंस करने के लिए क्या स्टेट्स को सजा दी जाएगी? फॉर एग्जांपल, साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, गुड गवर्नेंस किया, तो इसका मतलब यह है कि उनकी लोकसभा में सीट्स को कम कर दिया जाए, उनकी रिप्रेजेंटेशन को कम कर दिया जाए। फिर डेमोक्रेसी किस बात की रहेगी कि एक एरिया जो है देश का, उसकी रिप्रेजेंटेशन कम है, एक एरिया जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है, दैट इज ऑफ मॉरल पैराडॉक्स, कि क्या स्टेट्स को हमें गुड गवर्नेंस के लिए पनिश करना चाहिए? तो यहां से दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ यही चीज नहीं होनी चाहिए, तो कौन कौन से पैरामीटर्स या ऑप्शंस पर हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा? सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, ठीक है, इसके अलावा भी हमें क्या करना होगा, चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे फाइनेंस कमीशन क्या करता है, फाइनेंस कमीशन भी बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर फिर डिसाइड करता है कि स्टेट को कितना फंड डिवॉल्व किया जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस जो हैं इस आर्टिकल में बताए गए हैं। पहला जो ऑप्शन इन्होंने बताया है वो बताया है कि 2026 से के आगे हम फ्रीजिंग को एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड द फ्रीजिंग बियॉन्ड 26, एक्सटेंड द करेंट फ्रीजिंग seats freezing beyond 2026। और ऐसा क्यों करें? टिल द फर्टिलिटी रेट कन्वर्ज, जब तक केरला और उत्तर प्रदेश की फर्टिलिटी रेट्स ऑलमोस्ट सेम ना हो जाएं तब तक वेट करते हैं, तब तक सीट्स को ऐसे ही रहने देते हैं जैसी हैं प्रेजेंटली लोकसभा में, ठीक है। पहला ऑप्शन यहां पर यह दिया गया है। लेकिन यहां पर यह होगा कि दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम ऐसा करेंगे कि जो फ्रीजिंग है उसे रोक के रखें, तो 1976 से लेके अब तक कितनी सारी चीजें चेंज हो गई। तो यहां पर जो आर्टिकल 14 है, ठीक है, संविधान का आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है, यहां से इक्वालिटी कहीं ना कहीं छीनी जाएगी, ठीक है। कुछ स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ स्टेट कम अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो वहां के जो इंडिविजुअल हैं, लोग हैं, ठीक है, उनको सफर करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली उनका आर्टिकल 14 भी जो है सफर करेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया कि भाई लोकसभा की सीट्स ही बढ़ा दो, एक्सपेंड द लोकसभा सीट्स, लोकसभा की सीट्स के नंबर बढ़ा दीजिए, जो अभी प्रेजेंट में है उससे ज्यादा कर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। या फिर अडॉप्ट वेटेड फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेटेड फॉर्मूला मतलब कि हम भाई 80% पॉपुलेशन के बेसिस पर आप कीजिए, 80% पॉपुलेशन को वेटेज दीजिए, और 20% इन डेवलपमेंट को, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, कि 20% जो है डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के कौन सा स्टेट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 80% पॉपुलेशन, या ये रेशियो जो है अलग अलग चेंज भी हो सकता है, ऐसे 70-30 भी कर सकते हैं, इस तरह से ये चेंज हो सकता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि राज्यसभा को स्ट्रेंथन कर दीजिए, ठीक है, स्ट्रेंथन राज्यसभा एज अ स्ट्रेंथन राज्यसभा as a genuine
फेडरल चैम्बर, ठीक है, राज्यसभा को एज अ रियली फेडरल चैम्बर बना दिया जाए। फॉर एग्जांपल यूएसए में क्या होता है, यूएसए की सीनेट की अगर हम बात करें, अगर एक स्टेट 1 है एक स्टेट 2 है, स्टेट 1 की पॉपुलेशन मान लीजिए 100 है, स्टेट 2 की पॉपुलेशन 70 है, फिर भी यहां की जो सीट्स रहेंगी, स्टेट 1 की सीट भी 2 हैं, स्टेट 2 की सीट्स भी 2 हैं। या फिर इसके अलावा और ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, यूएसए की सीनेट में क्या होता है, स्टेट 3 स्टेट 4, इसकी पॉपुलेशन है 200, इसकी पॉपुलेशन है 50, लेकिन फिर भी इसकी सीट्स भी 2 हैं, इसकी सीट्स भी 2 हैं। तो इस तरह से आप राज्यसभा में कर सकते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है डिलिमिटेशन कमीशन के लिए, ठीक है। या फिर यहां पर क्या किया जाए, उत्तर प्रदेश को बाइफरकेट कर दिया जाए, बाइफरकेट यूपी टू रिड्यूस इट्स एक्सेसिव वेटेज, कि भाई उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, उसको सबसे ज्यादा सीट मिलेंगी, तो उत्तर प्रदेश को का विभाजन कर दीजिए, 2 3 4 स्टेट्स बना दीजिए, तो यहां से क्या होगा, एक्सेसिव वेटेज कम हो जाएगी, अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। ये एक ऑप्शन बताया गया है, ठीक है। या फिर फेज्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, एक साथ ही डिलिमिटेशन कमीशन को इंप्लीमेंट ना किया जाए, फेज धीरे धीरे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए among 2 election cycle। दो इलेक्शन साइकिल्स में, एक इस आने वाले चुनाव में कर दिया जाए, एक आने वाले 2034 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें विभाजन कर दिया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए सीट्स का। यहाँ पर ये बात करी गई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वे फॉरवर्ड दिया गया है कि क्या होना चाहिए, बियॉन्ड फॉर्मूला प्रोसीजर मैटर्स, बियॉन्ड फॉर्मूला प्रोसीजर मैटर्स, कि भाई फॉर्मूले से फर्क नहीं पड़ता है, इट इज नॉट अबाउट नंबर्स, आप किस तरीके का प्रोसेस अपना रहे हैं, किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, उस तरीके पर निर्भर करती हैं चीजें। फॉर्मूले पर मत जाइए, नंबर्स पे मत जाइए, आप प्रोसेस को देखिए, आप जो प्रोसेस है सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो कितने अच्छी तरीके से आप कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक्सपर्ट्स को बुलाइए, जब ये डिलिमिटेशन कमीशन बने यहां पर एक्सपर्ट्स को बुलाइए। एक्सपर्ट्स किस चीज से रिलेटेड, डेमोग्राफी से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हों, ठीक है, जिन्होंने भाई पॉपुलेशन में कुछ अच्छा एक्सपर्टीज हासिल करी हो, उन एक्सपर्ट्स को बुलाइए, ठीक है, जिनको बहुत कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के बारे में बहुत जानकारी हो, फेडरल स्टडीज करी हो किसी ने, फेडरल स्टडीज करी हो किसी ने, ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाइए और इसमें एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए। केबीसी में होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति में, एक्सपर्ट एडवाइस जब हम लेते हैं, किसी एक्सपर्ट को कॉल करते हैं, वैसा कीजिए। आप इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनका उपयोग कीजिए, इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं हमारे यहाँ, रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उनकी रिसर्चेस, उनके प्रपोजल्स को हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और एक्सटेंसिव पब्लिक हियरिंग्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखिए आप, एंड एक्सटेंसिव पब्लिक हियरिंग, कि भाई आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली सीट्स किसके लिए डिवाइड की जा रही हैं, जनता के लिए ही तो डिवाइड की जा रही है। लोकसभा में किसकी आवाज बनकर किसकी रिप्रेजेंट, भाई कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो कौन होता है, अल्टीमेटली जनता की आवाज ही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, जिसको जनता अपनी आवाज बनाकर भेजती है, अपना रिप्रेजेंट बनाकर भेजती है, रिप्रेजेंटेटिव, वही तो लोकसभा में जाकर बोलता है। हमारे जो भी मत हैं जनता के, उन्हें जाकर रखा जाता है वहां पर। तो भाई एक्सटेंसिव पब्लिक हियरिंग कराइए ना, पब्लिक डिबेट्स कराइए, आप पब्लिक से ओपिनियन इस चीज का लीजिए कि किस तरह से हमें जो प्रोसीजर है उसे अपनाना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूला और प्रोसेस क्या अपनाया डिलिमिटेशन कमीशन ने, जनता को पता ही नहीं है,
ठीक है, दिस शुड नॉट बी, क्योंकि आज की जो एरा है ये सोशल मीडिया की एरा है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है और हर किसी के पास अवेलेबल है, तो आप भी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रहे, ऐसा यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, यही पूरा इस आर्टिकल का जिस्ट था, पूरा एनालिसिस था इस आर्टिकल में। ठीक है, डिलिमिटेशन आफ्टर 2027, रीड्राइंग पावर इन इंडिया, किस स्टेट को कितनी पावर मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोकसभा में, वो डिसाइड करेगा डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो यहां से हमने समझा डिलिमिटेशन क्या होता है, एक तरीका है जिससे हम पॉपुलेशन चेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। क्यों किया जाता है डिलिमिटेशन? ताकि सीट्स को हम लोकसभा में डिवाइड कर सकें, रीजनल बैलेंस बना सकें, ठीक है, फेडरलिज्म, फेयरनेस को मेंटेन करके रख सकें। इसके अलावा 1976 में सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख सकें, पॉपुलेशन को बढ़ने ना दें। ठीक है, स्टेट्स को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई सजा ना मिले। 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और इस फ्रीजिंग को 2026 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, लेटेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो हुआ था 2002 में, उसमें इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हुई थी, लोकसभा की सीट्स रीएलोकेट नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो होगा वो क्या करेगा, लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको भी चेंज करेगा, प्लस 33% का जो रिजर्वेशन वुमेन के लिए है उसे भी यहां पर इंक्लूड करेगा। अब जो पहले डिलिमिटेशन कमीशन फ्रीजिंग हुई सीट्स की और अब जो फ्रीजिंग होने जा रही है सीट्स की, उसमें क्या डिफरेंस होगा? 1970 में फर्टिलिटी रेट जो थी वो ऑलमोस्ट सेम थी स्टेट्स की, लेकिन अब क्या है, फर्टिलिटी रेट्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सदर्न स्टेट्स ने क्या किया, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ पर इतना ध्यान दिया कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जबकि कुछ स्टेट ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यूपी एंड बिहार, उनकी पॉपुलेशन ग्रो बहुत रैपिडली हुई। तो यहां से क्या होगा, पॉपुलेशन के बेसिस पर अगर किया जाएगा तो साउथ की स्टेट्स जो हैं इनको कम सीट मिलेंगी और नॉर्थ की स्टेट्स को ज्यादा सीट मिलेगी यहां पर। ठीक है, तो एक तरह का मॉरल पैराडॉक्स है कि क्या गुड गवर्नेंस करने के लिए हमें स्टेट्स को पनिश करना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए, क्या किया जा सकता है कि भाई आप 2026 से आगे बढ़ा दो इस फ्रीजिंग को, जब तक कि फर्टिलिटी रेट्स जो है वो समान ना हो जाए, लेकिन इसमें जो हम फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं उनका हनन होगा। लोकसभा की सीट्स बढ़ा सकते हैं हम, ये वाला मेजर ले सकते हैं कि आप डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को भी शामिल कीजिए, पॉपुलेशन को भी शामिल कीजिए, जैसा फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, इसके बाद और ऑप्शन दिए गए, जैसे कि राज्यसभा को प्रॉपर एक फेडरल चैम्बर बना दीजिए, इक्वल सीट्स कर दीजिए। ठीक है, बड़े जो स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, उनको बाइफरकेट कर दीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन को फेज्ड साइकिल में इंप्लीमेंट कीजिए यहां पर। और अल्टीमेटली वे फॉरवर्ड क्या दिया कि भाई फॉर्मूले से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पर एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, जो डेमोग्राफी में एक्सपर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपर्ट हैं, फेडरल स्टडीज में जो एक्सपर्ट्स हैं, साथ ही यहां पर ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक का ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल इन दिस फर्स्ट आर्टिकल। पहला जो आर्टिकल था डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, ये हमने समझा था किस तरह से होता है। And now the next article is related with India and EU. ठीक है, but before that you should write this. ठीक है, आप इस चीज को लिख लीजिए, this is very important. ठीक है, either take a screenshot of this or write it in your notes. इसे लिख लीजिए। Because this is very important. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखते हैं इंडिया और EU, ये न्यूज़ ऑलमोस्ट डेली ही हम पढ़ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आने वाली 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस पर EU के जो लीडर्स हैं वो एज अ चीफ गेस्ट भी होंगे यहाँ पर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 77th रिपब्लिक डे पर, जो 26 जनवरी 2026 को होने वाला है, वहाँ पर, और उसके बाद जो 16th इंडिया EU समिट है जो कि 27 जनवरी को होगी, वहां पर ये लीडर्स जो हैं यूरोपियन यूनियन के आएंगे। ठीक है, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट जो हैं उर्सुला वॉन और जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के एंटोनियो लुइस सेंटो डी कास्टो, ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, अब इस पूरे आर्टिकल में क्या लिखा है, यहाँ पर उन्होंने बेसिकली यहाँ बताया कि क्या अभी सिनेरियो है
के रिपब्लिक डे पर भाई यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, और यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो दोनों आने वाले हैं एज अ चीफ गेस्ट। और इसके बाद 27 जनवरी को क्या होगा, ईयू इंडिया की समिट होगी, 16वीं समिट यहाँ पर होगी। और यहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच, इंडिया और यूरोप के बीच में काफी अच्छे संबंध हो। क्यों? अभी क्या हो रहा है, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं कुछ दिनों से, कि भाई पूरी दुनिया में क्या अभी फैला हुआ है, यहाँ पर यूएसए ने सबको परेशान करके रखा था। ठीक है, टैरिफ टैरिफ गेम चल रहा था यहाँ पर यूएसए का, जिसकी वजह से ईयू भी परेशान, इंडिया भी परेशान, ठीक है, सभी परेशान थे चाइना को छोड़कर। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस बैकड्रॉप में ईयू और इंडिया सोच रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशंस मजबूत कर लेते हैं, और यूएसए जिस तरह से आइसोलेशन में जा रहा है, हमें नहीं पता ये सिचुएशन कब तक चले, तो जब तक तो हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, हम बीच में तो नहीं छोड़ सकते। उसके लिए हम क्या करें भाई, ईयू और इंडिया आपस में बातें करें, और यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कर सकता है इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें, दोनों जो कंट्रीज हैं, इंडिया और ईयू, यूरोपियन यूनियन और इंडिया, दोनों कंट्रीज के रिश्ते अच्छे हैं। ठीक है, बहुत समय से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहां पे क्या हो रही है, एपिसोडिक प्रोसेस है, एपिसोडिक प्रोग्रेस है यहां पर देखी जा रही है कि भाई कभी कभी प्रोसेस होती है फिर रुक जाती है, फिर प्रोग्रेस होती है फिर रुक जाती है। तो यहाँ पर जो प्रगति हो रही है वो इन दोनों के रिलेशनशिप्स के बीच में, इंडिया और ईयू के जो रिलेशंस हैं उनके बीच में, वो कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। लगातार कोई भी रिलेशनशिप मजबूती की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पर नैरेटिव वॉर्स चल रहे हैं, नैरेटिव वॉर्स चल रहे हैं रशिया के और चाइना के। ठीक है, चाइना और रशिया जो है एक अलग ही टसल बना के रखे हुए हैं। फिर इसके अलावा इंडिया और यूएसए अपने रिलेशनशिप्स पर अलग से ध्यान दे रहे थे, ईयू और यूएसए की अलग रिलेशन चल रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहां से ये वाले जो पार्टी है यूएसए, ये अलग थलग अपने आप को करने की कोशिश कर रही है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इंडिया ईयू के रिलेशंस जो हैं वो मजबूत हो सकते हैं यहां से। इस पूरे आर्टिकल में ये चीज एज एन इंट्रोडक्शन करी गई है। ठीक है, तो इसके चलते क्या हो रहा है, यहां पर एक न्यू अर्जेंसी है, एक अर्जेंट मैटर है। यहां पर क्या अर्जेंट बात हो गई है यहां पर, कि हम अपने रिलेशनशिप को रीडिफाइन करें, रीडिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन ईयू एंड इंडिया, कि हम अपने जो रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ईयू और इंडिया, उसे दूसरे अब नई परिभाषा के साथ डिफाइन करें। ठीक है, ताकि हम नए डिसीजंस ले सकें। तो क्या डिसीजन लिया जा सकता है यहाँ पर, 2007 से हम यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि भाई हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन हो जाए यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में। लेकिन ये जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, पेंडिंग है ये, अभी इस पे कोई ऑफिशियली इस चीज को लॉन्च नहीं किया गया, कोई ऑफिशियल साइन नहीं हुए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, यहाँ पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज द अर्जेंट मैटर जिसपे हमें डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया और ईयू के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड है, उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह एक्ट कर सकता है। क्या एक्ट कर सकता है, ये एक जियो पॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। ठीक है भाई, एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ईयू, ईयू और इंडिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, ये एक तरह की नई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी ईयू और इंडिया के बीच में। ठीक है, किस किस बेसिस पर ये इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, उसे इन्होंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली चीज, यहां पर हम टेक्सटाइल्स और एपरल्स में, टेक्सटाइल्स एंड एपरल्स, ठीक है, कपड़े
और गारमेंट्स, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेड की बात कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है टेक्सटाइल और अपैरल मटेरियल का, ठीक है, टेक्सटाइल का, गारमेंट्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है कपड़ों का, वो फ्री हो जाए, यहां पर किसी तरह का टैरिफ ना लगे, ठीक है। यहां पर इंडिया के टैरिफ जो हैं उन्हें कम कर दिया जाए, इंडिया इंडियन टैरिफ शुड रिड्यूस, या टैरिफ ऑन इंडिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं, टैरिफ ऑन इंडिया टू रिड्यूस, कि इंडिया के जो टैरिफ हैं वो रिड्यूस हो जाएं, जिससे क्या हो, जिससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने लगे। किस चीज का एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल्स का और अपरेल्स का, ठीक है, कपड़ों का जो एक्सपोर्ट है, पहला ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए वो इस फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। एडिटोरियल्स राय होती हैं, अपनी ओपिनियन होती हैं। दूसरी यहां पर बात करी गई है फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स को लेके, फार्मास्यूटिकल्स, कि भाई इस फील्ड में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स में भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल में क्या है, इंडिया की एक्सपर्टीज है, यहां पर इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव एज है, इंडियाज कॉम्पिटिटिव एज, इंडिया के फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स अच्छे हैं, कैन मीट ईयूज ग्रोइंग डिमांड, ईयू में जो है, यूरोपियन यूनियन में डिमांड है केमिकल्स की और फार्मास्यूटिकल्स की, वो इंडिया मीट कर सकता है, क्योंकि हम यहां पर बना सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, इस फील्ड में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। ये बात करी गई। तीसरी बात करी गई ऑटोमोबाइल और मशीनरी की, ऑटोमोबाइल एंड मशीनरी, कार्स वगैरह, ठीक है, मशीनरी और ऑटोमोबाइल की बात करी गई कि यहां पर भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहां पर यूरोप चाहता है, यूरोप वांट्स मार्केट एक्सेस टू इंडिया, क्यों, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है इट इज अ ग्रोइंग मार्केट, इंडिया का मार्केट बढ़ता हुआ मार्केट है, तो यूरोप यहां पर चाहता है मार्केट एक्सेस इंडिया में उसका ऑटोमोबाइल और मशीनरी के लिए खुल जाए, तो यहां पर यूरोप के लिए भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, यूरोप के लिए भी बेनिफिट्स हैं और इंडिया के लिए भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल और मशीनरी। फिर यहां पर डिजिटल और सर्विस ट्रेड की बात करी गई है, डिजिटल एंड सर्विस ट्रेड की बात करी गई है, बेसिकली आईटी डिपार्टमेंट की, ठीक है, इट इज नॉट इनकम टैक्स, इट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहां पे इंडिया को फायदा मिलेगा, इंडिया कैन गेन, हम बहुत टाइम से बीपीओ सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो बीपीओ सेक्टर है इंडिया का वो बहुत अच्छा सेक्टर है, हमारे यहाँ पर आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप भी है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया को भी फायदा मिलेगा, यूरोप को भी फायदा मिलेगा, ये यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। अब इंडिया के कंसर्न क्या हैं, इंडिया की दिक्कतें क्या हैं, यहां पर इंडियाज कंसर्न्स, इंडिया की कुछ दिक्कतें हैं जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के आड़े आ रही हैं। सबसे पहला क्लाइमेट इक्विटी, ठीक है, इंडिया बात करता है कि भाई क्लाइमेट इक्विटी हो, आई होप कि आपको इक्विटी और इक्वालिटी के बीच का डिफरेंस पता है, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में वी विल क्लियर इट। क्लाइमेट इक्विटी की बात करता है इंडिया कि भाई क्लाइमेट इक्विटी हो, यहां पर क्या हो रहा है, ईयू क्या करता है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ईयू अगर इंडिया से कोई प्रोडक्ट ईयू में जा रहा है, यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, तो क्या होगा, हमें इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा यूरोप में कि उस प्रोडक्ट को बनने में कितना कार्बन फुटप्रिंट डेवलप हुआ, कितना कार्बन जनरेट हुआ, कार्बन एमिशन हुआ, उसके पैसे देने पड़ेंगे हमें यूरोपियन यूनियन को, तो यहां से हमारे एक्सपोर्ट जो है उस पर काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन भारत कहता है कि भाई हम इतने डेवलप नहीं है जितने आप डेवलप है, क्योंकि आपने तो हम पे राज किया और आपने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर लिया, जितना पोल्यूशन आपको करना था वो आपने तब कर लिया जब हम आपके अंदर गुलाम थे,
ठीक है। और अब चाह रहे हो आपकी इक्वालिटी हो जाए, ये किस तरह की बात है भाई? हम तो ग्रोइंग नेशन है, तो इक्विटी की बात होनी चाहिए। आप ग्रो हो गए, आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। यहां पर यूरोप का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये एक हिंड्रेंस है, एक हर्डल है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बीच में, कि यहां पर यूरोप कहेगा कि भाई आपको ये CBAM का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, यहां से फिर हमारा जो ट्रेड है वो उसमें कुछ अड़चने आ सकती हैं, ठीक है। क्लाइमेट इक्विटी जो है वो एक कंसर्न है इंडिया के लिए बना हुआ है। इसके बाद डिफेंस बात करी जा रही कि सिर्फ हमें किस पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ ट्रेड पे फोकस नहीं करना है, हमें डिफेंस पे भी फोकस करना होगा। कैसे डिफेंस पे फोकस करना होगा? तो यहां से आप समझेंगे, यहां पर हमें कोऑर्डिनेशन करना होगा इंडियन ओशन में, कोऑर्डिनेशन इन इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन में चाइना का भी बहुत प्रेजेंस है, USA भी है, ठीक है। तो हमारा कंसर्न है कि हम मिलकर भाई इंडियन ओशन में कोऑर्डिनेट कर लें, ताकि चीजें दोनों कंट्रीज के लिए बेटर हो। लेकिन यहां पर कुछ हो सकता है यूरोप इस चीज की पहल ना करे, डिफेंस के सेक्टर में कोऑर्डिनेशन की बात ना करे, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, डिफेंस की फील्ड में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो यहां पर क्या होगा, मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है हमारे, जो स्कीम है मेक इन इंडिया, इसको बूस्ट मिल सकता है कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के EU क्या करें, यहां से जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस की उसको ट्रांसफर करें इंडिया में। हमारा ये कंसर्न है कि यूरोपियन यूनियन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करे डिफेंस की, इंडिया में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चले, ठीक है। इंडिया में हम डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें बनाएं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इजीली टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी को इजीली ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। हम सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने में कतराते हैं। वी हेजिटेट इन ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी टू अदर स्टेट, ठीक है। सपोज ये आपने भी देखा होगा, आपके नोट्स हैं, ठीक है, आप सभी एस्पिरेंट्स हैं, आपने कुछ अच्छे नोट्स बनाए, आप अपने दोस्त को बैठकर समझा दोगे, लेकिन आपका दोस्त कहे भाई मुझे ये नोट्स दे दे, तो आपके मन में ये आएगा भाई ये नोट्स मेरे कॉपी कर लेगा, ठीक है, मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही चीज आ रही है। EU चाहेगा कि भाई हम टेक्नोलॉजी क्यों दें, आपको हमसे कुछ खरीदना है, डिफेंस का कोई फाइटर जेट खरीदना है, कोई गन खरीदनी है, आप वो खरीद लीजिए, आप टेक्नोलॉजी क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो कंसर्न हैं इंडिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये कंसर्न आपको लिख लेने हैं, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दीज कंसर्न्स। इन कंसर्न्स का आइदर टेक स्क्रीनशॉट जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ETA में, FTA में बाधा बने हुए हैं। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो अड़चने हैं वो ये हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था, लेट्स रिवाइज इट क्विकली। इंडिया और EU 26 जनवरी होने को इंडिया, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेyen और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस डी कास्टो न्यू दिल्ली आ रहे हैं। इसके बाद 77th रिपब्लिक डे पर वो एज अ चीफ गेस्ट रहेंगे। तो साथ ही EU इंडिया समिट होगी 27 जनवरी को, उसमें रहेंगे। तो इंडिया और EU की बात चली जा रही है, क्योंकि USA क्या कर रहा है यहाँ पे, टैरिफ की वजह से अलग गेम खेल रहा है। तो यहाँ पर EU और इंडिया क्या कर सकते हैं, आपस में अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। प्रोग्रेस हुई है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई है यहाँ पर, इसे हमें कंटिन्यूअस करना है। रशिया और चाइना का नैरेटिव वॉर चल रहा है, इंडिया EU अलग अलग रिश्ते थे USA के साथ, अब USA बाहर है, तो इंडिया EU के बीच में अच्छी रिलेशन बन सकती है यहाँ पर। अब अर्जेंट जो चीज़ रिक्वायर्ड है कि ताकि हम रिलेशनशिप को रीडिफाइन करें यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, ठीक है। 2007 से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो कि पेंडिंग डला हुआ है, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जरूरी है, ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल इंश्योरेंस है, ठीक है। किन किन बातों पर यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है? सबसे पहला टेक्सटाइल्स और एपरल्स, ठीक है, गारमेंट्स पर हो सकता है। क्यों हो सकता है? यहाँ पे इंडिया जो एक्सपोर्ट कर सकता है टेक्सटाइल को अच्छी मात्रा में, ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स, इंडिया की एक कॉम्पिटिटिव एज है यहाँ पर, तो EU की हम डिमांड को मीट कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, मशीनरी, इंडिया मार्केट बन सकता है यूरोपियन यूनियन के लिए। डिजिटल सर्विसेज में इंडिया और यूरोप दोनों को फायदा मिलेगा। इंडिया के दो कंसर्न हैं यहाँ पर,
इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन होने में? सबसे पहला क्लाइमेट की इक्विटी की हम बात करना चाहते हैं और दूसरा डिफेंस की बात करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ वी विल कम टू दिस लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ये आर्टिकल पढ़ते हैं। दिस इज राइट टू डिग्निटी। क्या है भाई? ये राइट टू डिग्निटी का आर्टिकल है। राइट टू डिग्निटी। राइट टू डिग्निटी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फंडामेंटल राइट में का पार्ट है? वो आर्टिकल नंबर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हुआ क्या है यहां पर, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, ठीक है, आशा और आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो एक हड़ताल पर हैं, एक तरह की स्ट्राइक पर हैं। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। और क्यों हड़ताल कर रही हैं ये? इसलिए कर रही हैं ताकि इनकी जो सैलरी है वो 15,000 हो जाए, उनकी सैलरी बढ़कर 15,000 हो जाए। अब आप भी सोच सकते हैं आज की डेट में 15,000 सैलरी इज वेरी लेस, ठीक है। तो यहां पर उनकी अभी 15,000 हो जाए ऐसी वो मांग कर रही हैं आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स, लेकिन अभी उनकी सैलरी बहुत कम होगी, ठीक है। तो हाउ आर दे गोइंग टू मीट देयर डिमांड्स? तो यहां पर उसी चीज की बात करी जा रही है। इनका कहना है कि ये जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं, इनको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में क्या बोलते हैं यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ वर्कर, लेकिन इनको कोई भी लीगल वर्कर का दर्जा नहीं मिला, ठीक है। इन्हें फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली सरकार की, ठीक है। इनकी सैलरी भी ज्यादा नहीं है, कोई प्रिविलेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। सरकार इनका यूज करती है हर चीज में। यही जो फील्ड पे असली काम जो कर रही हैं वो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर कर रही हैं। भाई टीकाकरण का काम हो गया, बच्चों को टीके लगाने हैं, इसका काम टीकाकरण का काम हो गया, राशन डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों का, ठीक है, इस तरह की चीजें, छोटे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीजें आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स करती हैं, ठीक है। पोलियो की जो आपको बूंद पिलाने आती होंगी बचपन में, वो भी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। दे आर डूइंग अ हार्ड जॉब, वो उनकी मेहनत का जॉब कर रही हैं, लेकिन जो उनको रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न वैसा नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है? एक राइट टू डिग्निटी का एक इशू है यहां पर, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक केस है, स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस अंबीरी, 1996 में हुआ था। यहां पर क्या किया था, आंगनवाड़ी वर्कर्स को बोला गया था कि इन्हें आप क्या बोलते हैं, राइट टू फूड दीजिए, ठीक है, इनको खाने पीने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इन्हें फिर भी प्रॉपर वर्कर की कैटेगरी में नहीं रखा गया, ठीक है। यही एक्टिविस्ट हैं। फिर 2010 में और बात आगे बढ़ी, ठीक है। यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने भी बात करी कि जॉब को रेगुलराइज किया जाएगा, उनकी वेजेस को हम मेंटेन करके रखेंगे कि भाई उन्हें जो मिनिमम वेजेस हैं वो उन्हें मिलती रहें। लेकिन फिर भी क्या हुआ, 45th लेबर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी, उसके बावजूद भी इन वर्कर्स को प्रॉपर इनके अधिकार नहीं दिए गए। सेम फिर 2018 में रिपीट हुआ, वर्कर्स पे को लेकर सेंटर ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। जो मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड हुई, लेकिन यहां पर आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को फिर भी छोड़ दिया गया। इनके लिए कोई भी मिनिमम वेज जैसी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रखी गई। तो बेसिकली यही कंसर्न है यहां पर, सोशल सिक्योरिटी का एक कंसर्न बना हुआ है, ठीक है। जैसा कि हमने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पढ़े थे गिग वर्कर से रिलेटेड, कि गिग वर्कर्स इतनी सारी मांग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, इनकी भी राइट टू डिग्निटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ से बेसिकली डिटेल कोई क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। बस स्टेटमेंट प्रीलिम्स में ये बन सकता है कि ये जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो डिमांड है, ये बेसिकली राइट टू डिग्निटी, ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा। बेसिकली क्वेश्चन आएगा तो वो राइट टू डिग्निटी से ही रिलेटेड आएगा। ये कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, राइट टू डिग्निटी, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, दिस इज यू आर गोइंग टू टेल इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एक शॉर्ट न्यूज है, क्या है, मुर्मू इनॉग्रेट्स, हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उद्घाटन किया है, किस चीज का उद्घाटन किया है, ग्रंथ कुटीर, यहां पर लिख लेते हैं, ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है। इज इट ऑल राइट? ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया है, कहां पर किया है, एट राष्ट्रपति भवन।
राष्ट्रपति भवन में ये एक कुटीर बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है ग्रंथ कुटीर। अब यहां से आप देखेंगे ग्रंथ, ग्रंथ मीन्स क्या होता है? ग्रंथ होली बुक्स होती हैं, बुक्स को ग्रंथ कहते हैं। कुटीर मतलब एक तरह का हॉल, ठीक है। ग्रंथ कुटीर, रूम या कुटिया बोलते हैं ना उस चीज को, एक हट को कुटीर बोलते हैं। तो ग्रंथ कुटीर, ऐसी कुटीर जिसमें ग्रंथ रखे हो, बुक्स रखी हो। ये राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट किया गया है। ये क्या है? लाइब्रेरी और आर्काइवल स्पेस है। ये एक लाइब्रेरी है, आर्काइवल स्पेस है, जहां पर बहुत सारी किताबें जो हैं रखी जाएंगी। कौन सी किताबें रखी जाएंगी भाई? मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाएंगी। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो यहां पर रखी जाएंगी और बुक्स रखी जाएंगी इसके साथ, टोटल 11 भाषाओं में, ठीक है। एंड बुक्स इन 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। भारत की 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस में किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट्स यहां पर अवेलेबल होंगी प्रीलिम्स में। पीसीएस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड ग्रंथ कुटीर एट द राष्ट्रपति भवन ऑन फ्राइडे। द ग्रंथ कुटीर इज अ लाइब्रेरी एंड आर्काइवल स्पेस। लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है और आर्काइवल स्पेस है जहां पर मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाएंगी और बुक्स रखी जाएंगी। कितनी? 11 क्लासिकल लैंग्वेज, 11 भाषाओं में रखी जाएगी यहां पर। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। वन डे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी वो 11 लैंग्वेज हैं? तमिल, संस्कृत, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली। याद रखिएगा, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा। तमिल है, तमिल इज देयर, संस्कृत इज देयर, कन्नड़ इज देयर, मलयालम इज देयर, ठीक है। उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली इज देयर, ठीक है। यहाँ पर ग्रंथ कुटीर जो है, यहाँ पर बहुत सारी इसमें बुक्स रखी जाएंगे। अबाउट 2300 बुक्स और अराउंड 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पर अभी इस कलेक्शन का पार्ट बन चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ एक हमारा आर्टिकल रह गया था, यस दिस वन आर्टिकल, गुबर्नेटोरियल, ठीक है। क्या है ये गुबर्नेटोरियल भाई? ये वर्ड, आप ये न्यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। न्यूज़ हम कल के ही आर्टिकल में, कल जो हमने पढ़ा था उसमें हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। क्या हुआ है यहाँ पर? जैसा कि हमने कल देखा था, गवर्नर जी ने क्या किया, गवर्नर जी की एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक कस्टमरी एड्रेस करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। दोनों हाउस सदन बैठते हैं, विधानसभा और विधान भवन दोनों बैठते हैं, उनको एड्रेस किया जाता है गवर्नर जी के द्वारा। गवर्नर जी एक स्पीच देते हैं। तो यहाँ पर उनकी लगभग 40 से ऊपर पेजेस की स्पीच थी, लेकिन क्या किया हुआ, क्या गवर्नर जी ने 2 लाइन पढ़े और उस स्पीच को छोड़कर उस सदन से बाहर चले गए। उनका कहना था कि ये कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से वो ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। गुबर्नेटोरियल मतलब गवर्नर का एक्शन। क्या बात करी जा रही है यहां पर? गवर्नर का एक्शन, क्या ये सही है या गलत है? गवर्नर्स एक्शन, ठीक है। गवर्नर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें कल जानी, कौन सा आर्टिकल है, क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आज हम देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन सी हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर, कौन कौन सी पावर हैं जो गवर्नर अपने मन के हिसाब से, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो कौन कौन सी पावर गवर्नर के पास होती हैं? यही मुद्दा है कि क्या ये इनका जो स्टेप लिया गया है ये सही है या गलत है। क्या उनकी डिस्क्रिशनरी पावर में ये चीज आती है या नहीं आती है? सबसे पहली डिस्क्रिशनरी पावर होती है रिजर्व बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। रिजर्व बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि अगर उन्हें कोई बिल जो है विधानसभा में पास हुआ है उसे प्रेसिडेंट के कंसर्न के लिए भेजना है, वो यहाँ पर रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। ये एक उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पर बाउंड नहीं है किसी चीज से गवर्नर की। गवर्नर इस यहाँ पर इन्फॉर्म जो अपनी पावर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो उन्हें लगता है कि ये बिल जो है प्रेसिडेंट
जी को जाना चाहिए, इट शुड बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन ही कैन रिजर्व द बिल। ठीक है, दूसरी रिजर्व अगर हम डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें, ही कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएम रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल मैटर्स। सीक इंफॉर्मेशन from Chief Minister on matters related to administration and legislation। ठीक है, लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, कोई शंका है, तो वो सीएम जी से, चीफ मिनिस्टर से क्या कर सकते हैं, उस चीज की विचार विमर्श कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है, गवर्नर चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं होती तब गवर्नर क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एनी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, रिक्वेस्ट एनी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट टेम्परेरी बेसिस पर। ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो किसी भी पार्टी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कब? जब कोई भी मेजॉरिटी पार्टी या फिर कोई भी कोलिजन की पार्टी प्रॉपर अपना मेजॉरिटी शो नहीं कर पा रही है फ्लोर पे, तब ये किसी भी पार्टी को बोल सकते हैं कि भाई आप आकर सरकार बना सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाता है, कॉन्फिडेंस लूज कर जाती है यहां पर, तब गवर्नर के पास राइट होता है यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करने का। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, जब मेजॉरिटी जो सरकार है वो अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाएगी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तब क्या होगा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं। ये भी डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की। तो ये गवर्नर की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है जिसमें वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। अब यहां पर हमने देखा कि अभी जो इश्यू चल रहा है वो है किस चीज से रिलेटेड, state leaders argue that governors have no discretion for selective reading of special address to legislature। जो स्टेट के लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं गवर्नर के पास इस तरह की कोई डिस्क्रिशनरी पावर है ही नहीं कि वो सिलेक्टिव रीडिंग करें, 2 लाइन पढ़ें और सदन से बाहर चले जाएं। ठीक है, The court said addressing the House under Article 175 or making a special address under Article 176 were executive function performed by the governor on the aid and advice of the Council of Ministers। कि भाई जो चीज पढ़नी है आपको, जो अपनी स्पीच देनी है, वो आर्टिकल 175 और 176 के तहत आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करना ही होगा। ये आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, दिस इज नॉट योर डिस्क्रिशनरी फंक्शन। हमने कल पावर पढ़ी थी गवर्नर की। गवर्नर के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर होती है, कुछ फाइनेंशियल पावर होती है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर होती है, कुछ, ठीक है, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो ये जो पार्ट है ये डिस्क्रिशनरी पावर का पार्ट नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स और इन द मेंस ऑफ दिस ईयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो न्यूज़ है बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्या है, गवर्नर का ये जो स्टेप है कि यहाँ पर वो स्पीच को पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, कस्टमरी एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है उनका, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बात करी गई है, नॉट लेफ्ट टू द स्वीट विल द गवर्नर बट रिमोट कंट्रोल। ठीक है, इट्स ये यहाँ पर बस ये किया गया है कि गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल स्टेट के क्या एजेंट की तरह काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को नहीं निभाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। होप ये था आज के पूरे एडिटोरियल एनालिसिस में, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए या फिर ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करिए और पूछिए, बट डाउट्स मत रखिए। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।